तो दोस्तों, आज फिर पॉडकास्ट में मेहमान बन के आए हैं अजय सूरी सर। कैसे सर? थैंक यू। तो हमने ये तय किया है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में, क्योंकि ये तो उम्र में उतने बड़े नहीं है लेकिन जानकारी में बहुत काफी पहले से कर रहे हैं। जब मतलब ये इन सब चीजों के बारे में मुझे एक्सेस नहीं थी। आपको ऐसी ऐसी जंगलों में लेकिन आज की तारीख में आप वाइल्ड लाइफ के अंदर एक बहुत बड़े नाम हो विवेक मैंने जी। तय की वो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब आप ऐसे ऐसे जंगलों में चले जाते थे तब मतलब बांधवगढ़ तो शायद आप मेरे बाद गए, लेकिन बाकी जंग मतलब क्योंकि मैं वहां रहता था। लेकिन जो आप मेरे ख्याल से 95 या 98 के आसपास कर रहे थे ना? मैं 90s अर्ली 90s से मैंने जंगलों में जाना शुरू किया। अच्छा। और उस समय तो इतनी आज़ादी होती थी विवेक जी, इस समय तो बहुत दुनिया भर की पाबंदियां हैं। हाँ हाँ खासकर सुप्रीम कोर्ट की जब से इंटरवेंशन हाँ हुई हाँ है, हाँ क्योंकि बाघों को लेकर इतनी ज़्यादा एक अवेयरनेस हम में हुई है कि वो ठीक भी है कि वो हाँ पाबंदियां हैं। टूरिज्म हाँ टूरिज्म एक कंट्रोल टूरिज्म हो गया है। हाँ तो उस समय काफी पाबंदियां थी विवेक जी। मेरे को याद है ढिकाला के पास आप भी कई बार गए हो, वो जो सांबर रोड वाली मचान है, वहां पे सबको अलाउड था कि आप पैदल जाइए। हाँ। और ऊपर मैं जाता था और ऊपर बैठ के किताब पढ़ता था, घंटों बैठा रहता था। पैक्ड लंच लेके जाते थे लोग। पैक लंच। लेकिन अब जो है हाँ। बहुत रिस्की हो गया है। अब तो शायद अलाउड भी नहीं है ना? अलाउड भी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि ढिकाला और उस वॉच टावर के बीच में टाइगर मूवमेंट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ। तो मतलब बहुत सख्ती हो गई। इसलिए इसलिए मतलब वो एक अनकंट्रोल्ड टूरिज्म था, उसको हमने एंजॉय किया। आपने एंजॉय किया। तो देखिए, ढिकाला में तो चलो उस टाइम मैं भी गया। तो मतलब आप तो पहले गए होगे। मैं 2009 में पहली बार गया था। मेरे ख्याल से आप तो 2000 में गए थे या उसके पहले गए थे आप? मैं आपको बता रहा हूँ सर, ढिकाला तो चलो एक बात रही। आप ये देखो रणथंभौर में आप जहाँ बुकिंग मतलब जो रोड स्टार्ट होती है हाँ फोर्ट के लिए, हाँ। मैं कई बार पैदल गया हूँ फोर्ट। आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर जगह टाइगर है। और बहुत रिस्की है। उस्ताद ने उसी के बीच में तो मारा था लास्ट, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि उस समय इंसानों की तरह जानवर भी बहुत इनोसेंट रहे होंगे। नहीं सर, एक्चुअली क्या ना, देखिए ये जब हम सोचने का नजरिया होता है, जब हम सोचते हैं ना, चीजें तब भी वही थी, है ना? लेकिन अब जब सोशल मीडिया आ गया, वो चीजें आती है तो हम अलग अलग एक ही चीज को हम दो तरीके से देख लेते हैं। उसमें एक जो, हालांकि आज हम सोच के आए थे कि हमारा टॉपिक है कोचिंग, लेकिन मैंने आपसे बोला था जब हम बैठेंगे ना तो हमारी बातें इधर उधर इतनी जाएंगी। हम कोचिंग पे भी आ जाते हैं। हाँ। लेकिन वो अगर S24 की बात भी करें ना, हाँ। दो नजरिए थे। देखिए, एक जो जो बचा रहे थे उनका अलग था। उनके लिए वो इनोसेंट था कि जंगल के अंदर मार रहा था, है ना? दूसरे जो गांव वाले थे उनके लिए था, कईयों को चेस किया था उसने। हाँ हाँ। कई बच गए थे। अभी कल की घटना आपको मालूम है क्या हुई है लखीमपुर खीरी में? नहीं। अभी 24 घंटे नहीं हुए इस बात को। पलिया में टाइगर आ गया। पलिया में? हाँ, पलिया कला से तो है दुधवा का गेट, 8 किलोमीटर। बिल्कुल। रात को आके एक लेडी को मार दिया और गांव वालों ने वहीं घेर लिया और वहीं पीट पीट के मार दिया। उसके टाइगर को मार दिया, पूरा ब्लड है। अब इसमें दो नजरिए हो जाते हैं ना। एक होगा कि देखो टाइगर की हत्या हुई, वो कहेंगे कि हमारे परिवार की हत्या हुई। इसमें दो एंगल होते हैं हमेशा। लेकिन इसमें भी ये आज बहुत अच्छा टॉपिक आ गया। अब हमारा जो अगला पॉडकास्ट होगा ना, हम इसी पे डिस्कस करेंगे पूरा। लेकिन एक क्या ना, मैं आपसे चाह रहा था कोचिंग के बारे में बात करना, क्योंकि अभी आपने भी पढ़ा, बिल्कुल खबरें आई थी कि 7 गैंग्स एक्टिव हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और भी छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य हैं। इस पे जो पहले से मैं एक थोड़ा आपको रूपरेखा बता दूं कि जनता को मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं। जो आपका जब नॉलेज आएगा तो उनको समझ में भी जल्दी आएगा कि आज जो थ्रेट है टाइगर की, मैं थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं ना, तो फिर आप अपने विचार देना। कि दोस्तों, जो टाइगर हैं, टाइगर के लिए जो पोचिंग होती है, आपको मालूम है अब तो न्यूज ही आ गई। उसके पहले मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि साल में 40 से 45 टाइगर मार दिए जाते हर साल पोचर्स के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि हम बोलते थे पहले शिकार होते थे, आज शिकार नहीं होते। पहले होती थी हंटिंग, अब होती है पोचिंग। पोचिंग और हंटिंग में फर्क क्या है कि पहले राजा महाराजा और अंग्रेज लोग ट्रॉफी हंटिंग करते थे। किसी का मेहमान आया, जैसे आज हम बोलते हैं चलो भाई वाइल्ड लाइफ सफारी पे चलो, घुमा के लाते हैं, कैमरे शूटिंग करते हैं। तब वो यही उनका पूरा स्टाफ जाता था, कैंप जाता था, अपना जंगल के अंदर कैंप सेटअप किया, हाथी गए, हाका लगाया और उन्होंने मारे टाइगर, मेहमान भी खुश। ये सिस्टम था। लेकिन वो शेर की खाल के लिए नहीं, खाल भी अगर रख रहे हैं राजा अपने घर में रख रहे हैं, ट्रॉफी भी है तो ड्राइंग रूम में लगा रहे, बेचने का काम
कम था, थोड़ा था, लेकिन आज क्या, जब से ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का सिस्टम आ गया, ये बहुत पहले नहीं आया, 1970s के आसपास आया होगा, बिल्कुल। उसके बाद अब जो पोचिंग हो रही है, ये शौक के लिए शिकार नहीं, छिपके हो रही है। और जितने टाइगर मरते हैं, 99% टाइगर चाइना पहुंचते हैं, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज में, म्यांमार भी है, तिब्बत में खाल पहुंचती है। तो ये चीज जो है, अभी तक तो क्या है, ये खबर आई, वरना तो अगर आप किसी से बोलोगे ना कि पोचिंग होती है, वो क्या पोचिंग होती है, अब आज के जमाने में पोचिंग होती है, उसको यकीन नहीं होता है। अगर वो नहीं होता तो वो जो एक विकराल समस्या आज जो टाइगर को खतरा है 40-45, तो इस बारे में हम, मतलब मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली क्या आपको लगता है कि पोचिंग होती है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, करीब 10 साल पहले तक पोचिंग थी और फिर अचानक जो थी ना वो कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। उसकी 2 वजहें रही। एक तो जब से टाइगर जो है ना, एक हमारे एक जंगलों का एक पोस्टर बॉय बन गया। आप देखो हमारे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कितने चैनल हैं जो सिर्फ टाइगर को के ऊपर हैं। फेसबुक पे दर्जनों ऐसी पेज हैं। तो क्या होगा, टाइगर को लेकर इतना लोगों में उत्साह बढ़ा, और अब क्योंकि पिछले 10 सालों में अभी जो अमेरिका की साइंस मैगज़ीन है, बहुत रेप्यूटेड, उसने हमारी पीठ थपथपाई है भारत सरकार की कि कैसे पिछले 10 सालों में हमने अपने टाइगर की संख्या को डबल कर दिया है। ये कोई बड़ी उपलब्धि है ये। और उन्होंने बताया कि किस उनके पीछे क्या-क्या वजहें रही। उसमें ये भी था कि एक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट जो है हम लोगों का, वो एक बहुत अच्छा हो गया। और मैं आपको बताऊं कि विवेक जी, जितने भी हमारे जो टॉप के नेशनल पार्क्स हैं, कॉर्बेट हो गया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, रणथंभौर हो गया, मैं कहूँगा यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कई कारण है, एक तो ये बहुत पॉपुलर है, हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, और यहाँ के जो अफसर भी जो हैं वो एनलाइटेंड लोग हैं। आजकल के जो मॉडर्न टाइम के हिसाब से उनकी टेक्निक्स भी बहुत मॉडर्न हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस चकाचौंध में जब लोग देखते हैं कि रोज फेसबुक पर कभी इस टाइगर को देख रहे हो, कभी उसको देख रहे हो, और तो और आपका काजीरंगा में जो साइटिंग शुरू हो गई है। पहले कभी टाइगर नहीं दिखता था, अब तो गोल्डन टाइगर, अब गोल्डन टाइगर आ गया। सुंदरबन के अंदर रेगुलर टाइगर साइटिंग हो रही है, तो लोगों को लग रहा है कि टाइगर की बाढ़ आ गई है। मैं, देखिए, क्योंकि मैं एक पत्रकार रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइगर का जो पॉपुलराइज होना, शायद इस वजह से भी हमारे पोचर एक्टिव हो गए। अच्छा, मैं कहा गया टाइगर बहुत आ गए। और इसका देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की तो बात है, जब ये साइंस मैगजीन ने किया कि इंडिया में जो टाइगर्स की संख्या डबल हो गई है, उसके कुछ दिनों के बाद ही जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के अंदर आती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने एक रेड अलर्ट इशू किया है कम से कम 7-8 स्टेट्स के फील्ड डायरेक्टर्स को, सबको, कि ये जो पोचर्स के गैंग हैं एक्टिव हो गए हैं। और उनका उन्होंने, खैर हम यहाँ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक पुराने जो क्रिमिनल ट्राइब्स होते थे, ये उनके लोग हैं। और पूरा जो एक मोडस ऑपरेंडी है कि किस तरह से ये करते हैं, कि जैसे वो किसी जंगल के बाहर चले जाएंगे, अपना तंबू लगाएंगे, और उस ट्राइब के जो औरतें और बच्चे हैं वो ध्यान बटाएंगे लोगों का। और ये जंगल की लकड़ी बीनना, और वो अभी आपने देखा होगा, आप तो खुद इतने जानकार हैं, कि जो एक सेलिब्रिटी टाइगर था बांधवगढ़ का, छोटा भीम, वो पहले उसको लेग ट्रैप से उसको किया, तो जाहिर सी बात है लेग ट्रैप कौन लगाएगा, उससे नहीं लगाएगा। और क्लच वायर से गला भी, क्लच वायर से उसका, और कैसी उसकी, उसको खैर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पोचिंग जो है, अब ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ये दावा है, और ये काफी चिंताजनक बात है कि अब दोबारा से भारत में एक्टिव हो गई है। और इसमें फैक्ट्स भी हैं। अब ये देखिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में शायद मिलाकर पिछले 1 साल में 60 या 70 टाइगर्स जो है वो गायब हो गए। तो पोचिंग जो है ये एक रियल थ्रेट है। एक्चुअली क्या होता है, जो सर ने बात बोली उसमें मैं बता दूं कि जो ट्राइब का नाम हम बोल नहीं सकते, और कभी भी कोई पूरी ट्राइब नहीं होती, कुछ लोग ही होते हैं, कुछ लोग होते हैं है ना। उसमें से। तो लेकिन होता क्या है कि वो नेशनल पार्क के आसपास ही रहते हैं, और सर ने बताया कि वो कैंप करते हैं, ये फैक्ट है। उसमें क्या होता है, लेडीज जड़ी बूटी और ये सब के स्टॉल लगा लेती हैं। पुरुष जो है जंगल में घूमने के बहाने अंदर जाते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं, मतलब एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ और जितनी जानकारी नहीं रखता वो रखते हैं।
एक एक पगमार्क से वो अंदाजा लगा सकते हैं, एज से लेके सारा, उसके डायरेक्शंस देखते हैं। फिर जो वहां पे उसने शिकार किए होते हैं, टाइगर ने डियर को मारा है, कुछ मारा है, उससे अंदाजा लगा के फिर वो ढूंढते हैं वाटर पॉइंट्स। समर्स में वाटर पॉइंट्स में जानवर आएगा ही आएगा, तो वो अपने सारे जो फंदे, एक जाल बनाते हैं, फंदा बनाते हैं, ट्रैप बनाते हैं, लोकल लुहार से बना खुद ही बना लेते हैं, वो सेट कर देते हैं। अब मैं उनका मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं, ये नहीं कि मैं किसी को सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि कहां से इसको रोका जा सकता है। पहली बात तो अगर गश्त बढ़ा दी जाए वाटर पॉइंट्स के नजदीक, समर्स में बिल्कुल सारे पोचर्स एक्टिव होते हैं वाटर पॉइंट्स में। अब जब ये मार देते हैं, मारने के बाद क्या करते हैं कि इनके 10 साल का बच्चा और 15 साल का बच्चा भी टाइगर मार सकता है। और ये गोली से नहीं मारते, जहर से भी नहीं मारते, गोली से मारने से स्किन खराब हो जाती है। इनका पर्पस शिकार करना नहीं है, इनको टाइगर का सिर अकेला नहीं लगाना है कि बाकी मार दो, इनको पूरी पूरी स्किन भेजनी है। ये जहर से मारेंगे तो वो उसके बाल झड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो अभी सर ने बताया कि वो छोटा भीम का ट्रैप लगा दिया था, फंदा, वो जब फंदे में टाइगर फंस जाता है तो लाठी से पीट पीट के मारते हैं उसके सिर पे, बहुत निर्दयता। अच्छा मारते हैं। उसके बाद मारने के बाद में ये जनरली ये जितनी वारदात होती है दोस्तों, ये फुल मून नाइट पे ज्यादा होती है। ओह अच्छा। क्योंकि विदाउट टॉर्च इनको देखना होता है। अब उसके बाद में ये खाल स्किनिंग कर लेंगे, स्किनिंग करने के बाद ना तो बहुत जल्दी करेंगे कि खाल खराब हो जाए, इतनी देर भी नहीं करेंगे कि दूसरा आदमी पहुंच जाए, खबर लग जाए। उसके बाद मांस वगैरह टाइगर के स्किन में लपेट के रख देते हैं। स्किन मतलब मांस को अलग निकाल दिया, हड्डियां और मांस चाहिए, हड्डियां और स्किन चाहिए, मांस नहीं चाहिए। मांस को खुद खाते हैं वाइटलिटी के लिए। अब उसके बाद 2 दिन 3 दिन छिपा के रख दिया, तब तक मैं फोन लगा के, अब देखिए टाइगर की वैल्यू मैंने किसी वीडियो में तुक्के बोली तो किसी ने बोला कि इतनी नहीं कम होनी चाहिए, तो मैंने बोला था इतने कम में इतना बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वैसे तो वैल्यू आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई क्या है कहाँ है, अंदाजा ही होता है। लेकिन ये जो शिकार कर रहे होते हैं इनको बहुत पैसे नहीं मिलते, इनको तो 10% भी नहीं मिलता। ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को फोन लगा देते हैं जब इन्होंने मार दिया। अब वो थर्ड पार्टी लेके आएगा और इनका बाकायदा चैनल है चाइना के लिए वाया नेपाल, म्यांमार में। अभी जो एक टाइगर के पकड़ा गया वाया असम से म्यांमार गया था, म्यांमार गया था। हाँ म्यांमार गया। चाइना के लिए हिमालय का भी रूट है, और कुछ गोरिल्लाज हैं जो जंगल के अंदर, मतलब नक्सलाइट्स वगैरह, वो भी इन्वॉल्व है उसमें। वहां पहुंच जाता है, वहां पहुंच के क्या करते हैं, हड्डियों को एक वाइन बॉक्स में डाल देते हैं, और वो मिलती टाइगर बोन वाइन के नाम से बहुत महंगी मिलती है। क्यों? वो सारे बोलते हैं कि वाइटलिटी बढ़ाती है। उसके बाद में स्किन अपने डेकोरेशन या तिब्बत वगैरह में एक शान का प्रतीक है कि भाई जो जितनी स्किन पहन के जाएगा टाइगर की, उतना बड़ा उसकी शान शौकत है। लेपर्ड की पहनेगा तो उसका रुतबा थोड़ा कम है। नाखून और दांत, ये भी तावीज और इस तरह की दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ तक कि टाइगर के जो मूंछ के बाल हैं वो भी मूंछ के, हाँ, और जो उसके मल है, उसकी पॉटी है, वो भी दवाई में इस्तेमाल करते हैं। देखो जरा, ठीक है ना। तो ये जो थ्रेट है, इसके लिए आप ये बताइए, अगर जो इसका रूट है, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है लेकिन रूट मैंने बताया 10% भी नहीं आता। अगर उसको गवर्नमेंट उन लोगों को जॉब दे, पहली बात तो एक अवेयरनेस फैलाए कि भाई ये देखो टाइगर रहेगा तो टूरिज्म रहेगा, तुम्हारा इतना पैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो तुम सारे काम बेकार हो जाएगा। उनको नौकरी दे, और अगर मान लीजिए उनको जो 10% मिलता है उससे ज्यादा का उनको रोजगार दे दे टाइगर से रिलेटेड, तो क्या इस पे, क्योंकि अगर वो ट्राइब नहीं इन्वॉल्व होगी ना, दूसरा मार नहीं सकता है, वो ही एक्सपर्ट है इसमें। ना मैं आपको बताता हूँ मेरा जो अपना एक व्यू पॉइंट है विवेक जी, कि देखिए लॉ एनफोर्समेंट जो है हमारी, इसको और मजबूत करने की हमको जरूरत है। अब आप ये देखिए कि काजीरंगा के अंदर, आप जानते ही हैं, वहाँ पर जो एंटी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनके पास AK-47 रहती है, क्योंकि राइनो को प्रोटेक्ट करना है, और बाय लॉ वो किसी भी पोचर को उनके पास शूट एंड साइट के डायरेक्ट ऑर्डर हैं, उन्हीं के पास है बस। हाँ, पूरे इंडिया में। और अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे विडंबना ये है कि अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर किसी पोचर को गोली मार देता है तो फिर एक केस चलता है जिसमें होमिसाइड हो गया, या जो भी, पुलिस कैसे बनाएगी उसको, कई सालों तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार वो रिटायर हो जाता है बेचारा, और उसको सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए बहुत सोच समझ के। तो मेरे हिसाब से तो कानून जैसे राइनो के लिए जितने
स्ट्रिंजेंट कानून है, वैसे ही टाइगर के लिए। टाइगर के लिए क्यों, हमारे इतने सारे शेड्यूल वन एनिमल्स हैं, हाथी है, तो उन सब के लिए, किंग कोबरा है, तो इन सब के लिए भी आपको ऐसे कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक काउंटर प्रेशर जो पोचर्स के खिलाफ डेवलप हुआ है, वो खुद टाइगर ने डेवलप किया। अच्छा, सेलिब्रिटी टाइगर नहीं। हाँ। अब आप ये देखिए कि जब से टाइगर टूरिज्म पॉपुलर हुआ है, अब हर आदमी आज की तारीख में टाइगर के मतलब एक फोटो खिंचवाना चाहता है जिसमें टाइगर हो, फेसबुक पे डाले। तो टाइगर खैर जानवर इतना खूबसूरत है, इतना आलिशान जानवर है। आज की डेट में आप ये देखिए, हमारे जितने भी बड़े बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं, वहां पे कितने हजारों लोगों की जीविका इस टाइगर की बदौलत चल रही है। चाहे वो रिसोर्ट्स के ओनर्स हों, जिप्सी ड्राइवर्स हों, गाइड्स हों, तो टाइगर शॉपकीपर्स हों, तो अगर टाइगर रहेगा तो इनका लाइवलीहुड बरकरार रहेगा। तो इसलिए ये भी उन पोचर्स के तो सख्त खिलाफ होंगे। मेरे को याद है एक बार, मैं बात बता रहा हूँ आपको 90 के दशक की, जब एलिफेंट्स टस्कर्स की पोचिंग हुई थी कॉर्बेट में, और करीब 7 या 8 हाथियों को मारा गया था, और उनके जो टस्क थे काट के पोचर ले गए थे। और ये आज भी इसलिए एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आज तक ये पता ही नहीं चल पाया कौन थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो शिकारियों का एक दल था, गैंग था, जो पूर्वोत्तर राज्यों से नॉर्थ ईस्ट से आया था। खैर बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद एक जो रामनगर टाउन में जो एक आक्रोश देखने को मुझे मिला, जो वहाँ के टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग, जो वो दिखाते थे जब अपने गेस्ट को, देखिए साहब कितना एक खूबसूरत टस्कर है, वो फोटो खींचता था तो उससे एक पैसा सर्कुलेट होता था। अब आपका एक मेन एक अट्रैक्शन ही अगर गायब हो जाए तो उससे एक पूरे बिजनेस पे असर पड़ेगा। अरे वो लोग तो भाले और पता नहीं क्या क्या लेके जुलूस निकाला उन्होंने, वो बहुत आक्रोश में। मैंने खुद देखा रामनगर से वो करीब 100-200 लोगों का झुंड, जिसमें टाइगर टूरिज्म से जुड़े हुए लोग थे, और वो भाले और दूसरी चीजों को लेकर आक्रोश में थे कि बस एक बार हमको ये पोचर मिल जाए, हम इनको आज छोड़ेंगे नहीं। तो टाइगर ने भी एक ऐसी गुडविल जनरेट कर दी है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अलावा ये लोग भी आज की तारीख में टाइगर को बचाएंगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई अगर टाइगर खत्म हो गया तो उनका बिजनेस इफेक्ट होगा। हाँ होगा। तो ये एक अवेयरनेस है जो इस चीज का मुझे लगता है कि सरकार को फायदा उठाना चाहिए। हाँ, और देखिए ये एक्चुअली ये अवेयरनेस कैसे होगी, जो वो कम्युनिटीज हैं वो भी तो नहीं कुछ कमा पाएंगे अगर टाइगर खत्म हो गया। हाँ भाई वो प्रैक्टिकली नॉर्मल जो शिकार होता है ना कि जंगली सुअर मार के खा लिया, हाँ। उससे नहीं, उनको तो जो इनकम होती है इसको बेच के, जब वो सारा ही मान लीजिए मार दिए उन्होंने, हाँ, तो बचेगा क्या? तो बचेगा नहीं। अगर उनको ये समझाया जाए कि भाई तुम इस लाइन में आ जाओ कि जिप्सी चलाने में, या तुमको ऐसा लोन दे दिया जाए, तुम ये कर लो, इसको प्रोटेक्ट करो, इसको करो, अल्टीमेटली तो फायदा दूसरा कंट्री उठा रहा है, और बिल्कुल 90% पैसा भी उन्हीं के पास सब मिल रहा है। केवल जो बीच में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, जो गोरिल्लाज हैं या स्मगलर नेपाल में भी हैं, कुछ हिमालय वाले रूट को भी कर रहे हैं, जब यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी जो, और अगर ये ना मारे ना, तो किसी की हिम्मत है कि ऐसे टाइगर को जाके मार ले, क्योंकि ये तो ट्रेंड ही इसमें है शुरू से। पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, इवन अंग्रेज भी इनको हायर करते थे। जब ये शिकार ट्रिप पे जाते थे, जो इनके साथ में जो लोग नीचे चलते थे, उसमें ये होते थे, ये लोग चीता, एशियाटिक चीता को भी पालते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब शिकार के पीछे जब जानवर घुसा है ना, एक तरफ से हाथी खड़े कर दिए, उधर से चीते छोड़ दिए। अगर वो टाइगर नहीं है, दूसरा जो मान लीजिए जंगली सुअर, इस तरह के शिकार है, वो भागता हुआ जानवर आएगा, चीते आ गए, इन्होंने गोली मार दी। जो एक अभी आप आजकल आपने भी एक यूट्यूब चैनल बना दिया है, टाइगर्स एंड बियॉन्ड। टाइगर्स एंड बियॉन्ड, स्पेलिंग टाइगर्स एंड बियॉन्ड, एंड में AND है कि N है? AND, टाइगर्स एंड AND। अच्छा, मतलब अगर आप लिखोगे टाइगर्स AND TIGERS AND BEYOND, हाँ हाँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का एक चैनल है। क्या उसमें क्या दिखाते हैं आप? उसमें सर बस वाइल्ड लाइफ को लेकर कुछ इस तरह की, मैं रोचनात्मक कहानियां भी होती हैं, सच्ची कहानियां, लेकिन उसमें मैं प्रयत्न ये करता हूँ कि सेंसेशनलिज्म बहुत कम हो, नेचुरल जो हो, बहुत नेचुरल हो। जैसे कि अभी एक मैंने एक स्टोरी की थी, एक थी फूलकली, जो कॉर्बेट पार्क की एक लीजेंडरी एलिफेंट थी, हथनी थी,
जब उसकी मौत हुई तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा वीआईपी नहीं होगा जो कॉर्बेट पार्क गया और उस हथनी पे ना बैठा हो। फिर उनके जो महावत्ते निसार, उनके साथ बात हुई। इसी तरह अभी मैंने, और वो आप बता रहे थे फुटेज आपके पास ओरिजिनल थी उसकी? हाँ फुटेज आपने दिखाई नहीं, उसमें? वो फुटेज हमारे दोस्त थे असलम, हाँ उनके पास फोटोग्राफ थी, क्योंकि हाँ जब उसकी डेथ हुई तो उस समय यूट्यूब वगैरह इतना चलन में नहीं हाँ था। लेकिन मैंने अभी एक स्टोरी करी, जैसे भरतपुर में जब से ब्लैक बक्स लुप्त हुए, 1980 तक भरतपुर में बहुत ब्लैक बक्स, हाँ अब उन्होंने 4 ब्लैक बक्स को रीइंट्रोड्यूस करा है। हाँ तो मैं जब गया भरतपुर तो मुझे वो दिखे, मैंने लोगों से बात करी, हम्म, जंगलात वालों से ब्लैक बक्स की फुटेज ली, हाँ तो उसके ऊपर एक स्टोरी करी। तो आज के माहौल में जो टॉपिकल स्टोरीज एनवायरनमेंट की, जो मुझे लगता है कि लोगों को जाननी चाहिए, मैं तो इस तरह करता रहता हूँ। हाँ। तो दोस्तों आप देखना जरूर, क्योंकि इनके पास वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं करने के कि वो देखो टाइगर, ऐसा नहीं। ना ना, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। तो और दूसरी बात, क्योंकि ये पहले से राइजा साहब का प्रोग्राम था विल्डरनेस डेज, तो उस टॉम ऑल्टर साहब के साथ, टॉम ऑल्टर के साथ पूरा सीरीज किया आपने कब करते, तो आप उस ट्रिप में आप जाते भी थे, साथ में हाँ, जाते थे? टॉम ऑल्टर के साथ तो बहुत हाँ, अच्छे हमारे तो कुछ एक्सपीरियंस रहे। वो आपके फुटेज वगैरह नहीं उसकी पड़ी हुई है? हाँ, सब है। तो वो आप तो कभी दिखाते हैं उसमें कहीं नहीं, कहीं उसके तो relate? प्रोग्राम जो है वो रहेगा, प्रोडक्शन जो है अच्छा। कॉपीराइट उनके पास है। अच्छा, कॉपीराइट में। और खैर उसको बनाने में हम सबका बड़ा, उसमें नवीन दहेजा जी थे, हम लोग थे, तो काफी लोग थे उसमें, आसिफ खान, अंकिता, प्रेरणा, ये सारे लोग थे, अभिनव वगैरह, तो एक टीम थी हम लोगों टीम की। थी, हाँ हाँ। और अच्छा, वो प्रॉपर्टी तो उनकी हो गई ना? हाँ, प्रॉपर्टी उनकी हुई, लेकिन लेकिन क्या है कि वो एक 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 जो उस प्रोग्राम की बदौलत एक अवेयरनेस आई उस समय जब यूट्यूब नहीं हुआ करता था। नहीं होगा। तो वो एक बड़ी चीज थी। ये कौन से ईयर में आता था? ये आता था सर 2012-13 तक तो हाँ, आया, ये हाँ। 2000 दूरदर्शन पे आता था ना? दूरदर्शन पे आता था, विल्डरनेस डेज के नाम मैंने से। देखा हुआ है। हाँ, हाँ। तो देखिए उस समय क्या हुआ था, मैं आपको बताऊं। एक समय था जब सिर्फ 1411 बाघ रह गए थे। हाँ, और और वो एक ये बहुत बात ही 2005 या 7 की बात है? 2007-8 के आसपास हाँ की बात हाँ। है। उसके बाद फिर प्रोएक्टिव मेजर्स हमारी सरकार ने लिए, फिर उसके बाद संख्या बढ़नी शुरू हुई। पहले तो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करता था, फिर एनटीसीए बना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ज्यादा इनको पावर्स दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, टाइगर को बचाने की जो एक दूसरी मुहिम चली, लेकिन अब कहते हैं ना कि वो एक तरफ तो वो मुहिम हमारी सफल रही, लेकिन अब साथ में दोबारा से पोचिंग का खतरा जो है मंडरा रहा है। और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि ये जो ट्रॉफी हंटर्स वाली, मैं समझता हूँ भारत में पिछले सैकड़ों सालों से, आज से नहीं, 500, 700, 1000 सालों से एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पॉट हंटिंग। अच्छा। पॉट हंटिंग होती है कि जिसमें कोई गांव के जंगल के पास कोई गांव है, वहां एक किसान है, उसने चलो एक जंगली मुर्गा मार लिया, उसने एक जंगली सुअर मार लिया, कभी कभार किसी हिरन को मार लिया। लेकिन जंगलात वालों ने कभी इसको इतना सीरियसली नहीं लिया है, कि उनको पता है यार इन्होंने सिर्फ एक अपनी भूख मिटाने के लिए मारा है, ये कोई इसके, ये ऐसा नहीं कि इसकी पूरी प्रजाति ही नष्ट कर दे। हाँ। लेकिन जब एक गैंग इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फिर एक बड़ा क्राइम, क्योंकि उसमें फिर एक पूरा माफिया है। ये गैंग वाला पोचिंग हो जाता है। ये गैंग वाला पोचिंग है। हाँ। वो है पॉट हंटिंग। पॉट हंटिंग। और मैं आपको बताऊं, ब्रिटिशर्स, एक ये कितनी बड़ी आयरनी है। मैं कई बार सोचता हूं कि हो सकता है कि मैं टाइगर्स एंड बियॉन्ड में मैं एक स्टोरी भी करूंगा। आपके जो हमारे एक वाइस रॉय थे ब्रिटिश टाइम के, लॉर्ड कर्जन, हाँ। आपको पता है काजीरंगा, ये हमने विल्डरनेस डेज में स्टोरी करी थी। आज पता नहीं कितने लोग इस चीज को जानते हैं बिना गूगल सर्च किए हुए। काजीरंगा में राइनो क्यों बचे? जो लॉर्ड कर्जन की बहन थी, या उनकी वाइफ थी, नहीं आ रहा मुझे, ये गई आसाम। वहां उन्होंने कहा, अरे मैंने तुम्हारे राइनो देखे हैं। उस समय ये था कि राइनो सिर्फ नेपाल वगैरह में मिलते हैं। तो उन्होंने, उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं, वहां है ही नहीं राइनो। खैर उन्होंने अपनी एक सर्च पार्टी भेजी, तो उनको थोड़े बहुत राइनो दिखे। तो उन्होंने कहा बहुत कम है। पता नहीं वाइसरॉय कर्जन के दिमाग में आया कि नहीं है राइनो, तो उन्होंने उस समय काजीरंगा को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था। अच्छा। इमेजिन। लेकिन अब इसी शख्स ने भरतपुर के अंदर कितने हजार पक्षी मारे। अच्छा। तो एक ही आदमी के दो चेहरे। अब जिम कॉर्बेट के देखिए,
बचपन में वो पॉट हंटिंग ही करते थे जब हाँ, उनको वो टूटी हुई राइफल दी थी ना, हाँ, बर्ड्स बर्ड्स के कलेक्शन के बदले में दी थी। उनके भाई टॉम ने दी थी। नहीं, टॉम ने नहीं दी थी, अच्छा, टॉम ने नहीं दी थी। एक फ्रेंड था टॉम का, अच्छा। उसने दी थी। ऐसा कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसा कुछ नाम था, तो उसने दी थी। तो वो क्या था, ज्यादा बारूद भरने से फट गई थी एक बैरल, लेफ्ट बैरल, राइट बैरल अच्छी थी। गरीबी में जीते थे, इनका घर गरीब था क्योंकि 15 बच्चों का लालन पालन था। तो घर से बारूद लेके निकलते थे 10-12 साल की उम्र में, और ये था कि शॉट मारने के पहले इनको था कि भाई मारना है तो इसको मारना ही है, हाँ, वरना दूसरा नहीं मिलेगा। जाएगा। हाँ, तो ये वो कहते हैं मुझे अफसोस है कि मैंने जितनी बर्ड्स मारी सब बैठी हुई मारी, उड़ती हुई नहीं मारी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उड़ती हुई मारना। और मार के घर लाते थे तो घर का खाना बनता। पॉट हंटिंग ही थी उनकी भी, तो जो शुरू में किया, फिर वो पॉट हंटिंग ट्रॉफी हंटिंग में बदल गई, पोचिंग में नहीं, ट्रॉफी हंटिंग में। और उसका भी एक मैं जिक्र कर दूं, बात आई तो देखिए, जो खाल बेचने की बात अभी हमने बोली, आपने अभी जिक्र किया था, हम बैठे हुए थे कि ह्यू एलन मध्य प्रदेश में थे। तो ह्यू एलन ने एक बार, टाइगर, हाँ, लोनली टाइगर, तो उन्होंने बताया था कि एक बार वो एक शिकार टीम आई थी, उसमें एक फॉरेनर अमेरिकन भी था, बड़ा परेशान था, उनसे मिला तो वो अपने घर में बोल के आया था मैं टाइगर मारने जा रहा हूँ। टाइगर उसको मिला नहीं, तो इनसे बोला कि आपने इतने सारे मारे हुए, क्या आप अपनी एक स्किन मुझे बेच दोगे, घर ले जाके मैं बताऊं कि मैंने मारा है। इन्होंने बेचा कि नहीं बेचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सेम केस में क्या था, जिम कॉर्बेट के मेरे सब्सक्राइबर अक्सर मुझसे पूछते हैं कि उनकी जो स्किन्स थी टाइगर की कहाँ गई। अब क्या बताओ कहाँ गई, वो तो कोई कहीं गई, कोई कहीं गई, उन्होंने सारी ऑक्शन करके बेची हुई है। ठीक है ना। फाइनली जब उनको लगा कि मुझे विल लिख देनी चाहिए, तो उन्होंने लिखा था कि बैचलर ऑफ पावलगढ़ की स्किन, एक इंग्लैंड में पत्रकार थे, शायद उनका नाम एरिक था या नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको दे दी जाए, लिख दिया, और उसको बड़े अच्छे से बॉक्स में, लोहे के बॉक्स में रखवा दिया था, प्रिजर्व करा दिया था। जब उनकी डेथ की बात, क्योंकि उस वक्त ऐसा तो नहीं कि हवाई जहाज पकड़ा आ गए, जहाज में 6-6 महीने लगते थे कहीं जाने। बिल्कुल। जब वो पहुंचे किसी काम छुट्टी लेके, तो जो उनकी सिस्टर थी मागी, उन्होंने बोला कि देखिए वो तो थोड़ा सा डिकम्पोज हो गई है, खराब हो गई है, आप बैचलर ऑफ पावलगढ़ के बदले में ठाक मैनीटर की स्किन लेना चाहेंगे क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको तो स्किन से मतलब, दे दिया उन्होंने, तो लेके चले गए। बिल में एक मिलनी थी। लोग बोलते हैं कि बैचलर ऑफ पावलगढ़ की स्किन मैगी ने इसलिए नहीं दी कि मैगी के कहने पे ही जिम कॉर्बेट ने बैचलर ऑफ पावलगढ़ को मारा था। उसको उससे बैचलर ऑफ पावलगढ़, आपको पता है वो मैनीटर नहीं था, नहीं था, वो ट्रॉफी हंटिंग थी, प्योर ट्रॉफी हंटिंग थी, और वो बहुत बड़े साइज का था। अब मुझे नहीं पता कि कॉर्बेट साहब को बैचलर ऑफ पावलगढ़ मारने पे अफसोस हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक टाइगर को मारने पे उनको अफसोस हुआ था, जब उन्होंने लिखा कि आई फेल्ट बैड बिकॉज आई किल्ड अ स्लीपिंग टाइगर ऑल्दो इट वाज अ मैन ईटर। ये मुक्तेश्वर गए नहीं टाइगर, हाँ, मोहन मैनीटर उन्होंने, हाँ, कि एक सोए हुए टाइगर को, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैनीटर था, अगर मैं हाँ, इसको ज्यादा स्पोर्टिंग चांस देता तो शायद ये मुझे ही मार देता। उस स्पॉट में गया हूँ। अच्छा, हाँ, वीडियो बनाया मैंने। ओके। तो मतलब जो अभी आपने ये बात मुझे ध्यान कैसे आई कि आपने बोला था एक के दो पहलू है, कि करजन जो है उन्होंने वहां पे तो राइनो को बचाया, यहाँ पे बर्ड्स को मारा, भरतपुर में, तो वही दोनों बर्ड्स को। हाँ, तो जिम कॉर्बेट साहब का भी वही था कि बाद में उनको समझ में आई कि यार मैंने ये क्या गलती कर दी, लेकिन पहले तो उन्होंने बहुत मारे। और वो थी हंटिंग वही वाली जो पहले होती थी, उसमें हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि उसमें पूरे हरियाणा दिल्ली के लाइन खत्म कर दिए। हाँ, हाँ, हरियाणा के पास लाइन्स हुआ करते थे, हाँ, आपके 100-125 साल पहले तक। जो आप समझ लीजिए कि एक शिकार में अगर एक टाइगर मार सकता है ना कोई ग्रुप, राजा महाराजा हो चाहे अंग्रेजों ग्रुप ज्यादा था, वो उस शिकार में 10 लाइन मारते थे, क्योंकि वो प्राइड में रहता है। उसको तो खट 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 गोली मारी, हाथी में बैठे 15 लोगों ने। तो कहा तो कुछ आंकड़े हैं कि 1 लाख 1900 में 1 लाख टाइगर थे, कुछ बोलते हैं 80,000 थे, लेकिन 40,000 से कम नहीं थे ये। अब बिल्कुल, उसमें किसी ने गिने तो नहीं थे। तो लेकिन जो आज दोबारा थ्रेट आ गया है, थ्रेट बढ़ता जा रहा है पोचिंग का। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, विवेक साहब, आप भी इतना जंगलों में घूमते हैं, आपका कभी पाला पड़ा पोचर्स के साथ? नहीं, देखिए पोचर के साथ अभी तो नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं अपने पापा के साथ घूमता था उस वक्त उन्हें डाउट हुआ था, क्योंकि हम जंगल में घूमते थे और हमारे पास तो एक होमगार्ड होता था जिसके पास डंडा होता था, गन भी नहीं होती थी। और मेरे फादर के पास पर्सनल गन थी 12 बोर की, लेकिन वो तब जब वो जैसे रेवेन्यू कलेक्शन होता था ना, तब लेके जाते थे, ऐसे नहीं। तो एक बार क्या, मुझे लगता है कई बार ऐसे मिले थे सस्पिशियस लोग, तो बड़े ही सॉफ्टली बोल के, और वो अच्छा, अकेली हमारी गाड़ी जंगल में रात का टाइम,
तो और एक जज साहब भी थे गाड़ी में, मेरे पापा और शायद मदर थी या फैमिली पूरी थी, जो भी थे। तो वो पूरे शिकारी, ये बात पन्ना की है, मतलब पन्ना नेशनल पार्क की है। जहाँ तक मुझे याद है कि पापा पन्ना में थे या अजयगढ़ में थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है एसडीएम अजयगढ़ थे। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको, लेकिन ये बात कंप्लीट करके बताऊंगा। तो उस वक्त जब जंगल में गए तो नॉर्मल जो लोकल्स की ड्रेस होती है, तो पापा ने बोला कैसे घूम रहे हो यहाँ पे ऐसे? तो नहीं साहब, वो ऐसा बिल्कुल बहुत ही पोलाइटली और करके, तब तक गाड़ी में पीछे कोई और भी था, उससे धीरे से बोला साहब शिकारी हैं, कि उनके पास में हथियार थे, और ये था उनका कि वो कुछ बोलते तो हमला करते, मतलब 10-12 लोग थे और उनके हाथ में शिकार, उन्होंने वो जो भी जो मारने के तरीके होते हैं ना पारंपरिक, तो मतलब जो पीछे रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, पटवारी था, जिसने भी बोला, मुझे लगता है फैमिली नहीं थी, तो हाँ साहब शिकारी हैं, ठीक है, ऐसे करके। ना हमारे पास कोई फोर्स थी बोलने से, तो रात को वो मार मार के डाल देते। फिर इमीडिएट पापा ने कहा ठीक है ध्यान से, पापा ही समझ गए, बाहर आके इमीडिएटली फिर थाने में बोला था और फिर पुलिस फोर्स भेजी थी। अच्छा, हाँ, पकड़े और गए वो? नहीं, पता ही नहीं चला। अच्छा, मतलब वो जो अंदाजा है, क्योंकि पीछे किसी ने, पटवारी ने, किसी ने बोला था साहब शिकारी है। और पन्ना में आपको मालूम है कि 2007 में मेरे ख्याल से पूरे खत्म हो गए थे, सरिस्का में 2005 में खत्म हो गए थे। तो और पन्ना में एक बात बताऊं, पन्ना में ना जब मैं गया था तो वहां मुझे मुझे एक बांधवगढ़ के एक सीनियर अफसर ने एक बात कही थी, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा था कि पन्ना की एक ये त्रासदी रही है कि जो भी टाइगर, आई थिंक वो जो पन्ना की बाउंड्री केन रिवर है, केन नदी, केन नदी उस समय एक एक बात प्रचलित थी कि अगर कोई टाइगर पन्ना से केन रिवर क्रॉस कर गया तो फिर वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो चाहे ट्रॉफी हंटर ना हो, पॉट हंटर्स भी ना हो, लेकिन वो कुछ इस तरह के दबंग लोग थे जिनके पास गन्स थी, उस टाइगर को वहीं ढेर कर देते थे। एक्चुअली क्या था, वो बहुत बड़ी रियासत थी पन्ना। अगर आपने छत्रसाल जी का नाम सुना हो, हाँ, नाम सुना हुआ है। वो वहीं के राजा थे, उनके वंशज, तो वहां पे बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। राजा साहब का तो है ही, सामंत बहुत है, सबके पास बंदूकें थी, वही तो वो उस टाइम मार देते थे। और अजयगढ़ अलग रियासत थी, जो मैं बता रहा हूँ, पन्ना अलग था, 33 किलोमीटर दूर अजयगढ़ के राजा अलग थे। जो मैं एक बात बोल रहा था, बताऊंगा, आपने शायद कभी सुना हो, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, एक टाइगर की प्रजाति पन्ना में पाई जाती थी, एक एशियाटिक चीता की भी और तेंदुए की भी। उसको बोलते थे संदेला टाइगर, संदेला लेपर्ड, संदेला तेंदुआ और संदेला चीता। क्यों? क्योंकि उसका कलर चंदन के कलर का होता, संदल से। अरे हाँ, और उसके स्पेसिमेन अजयगढ़ महाराज साहब के महल में थे, ओके, जो मसाले भर के होते हैं ना। बहुत बढ़िया, आप मजेदार, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हाँ, तो नहीं पता लोगों को। हाँ, तो वो अब मतलब उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं। अब अपने चैनल पे कई बार बताया कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्री का एक चस्का लगा था, तो मेरे फादर मुझे मंजले राजा के यहाँ लेके जाते थे कि वीडियो कैसेट दिखाते थे, क्योंकि अपने घर क्यों नहीं लाते थे, कहीं मैं और मेरा भाई फंसा ना दे, हमारे पास किसी भी था, महंगे कैसेट आते थे। तो भाई को शौक नहीं था, मैं जाता था 3-3 घंटे बैठ के पापा के साथ, रोज दिखता था जब भी टाइम हो। तो मंजले राजा वो महाराज साहब के ही छोटे भाई थे, जैसे 3 भाई हो गए थे, एक बड़े राजा, एक मंजले राजा, एक छोटे राजा। राइट। तो उनके उस टाइम तो शिकार अलाउड था। ऐसे ही मैंने एक देखा है टाइगर, अब वो संदेला है कि नहीं पता, रीवा महाराज साहब का जो बांधवगढ़ में है ना, महाराजा कोठी या महाराजा पैलेस, पुष्पराज सिंह है आजकल, पुष्पराज सिंह है, हाँ, हाँ, तो उनसे मेरी मुलाकात है, वो बांधवगढ़ के अंदर ही बड़ी गुफा के सामने। तो उनका जो म्यूजियम बनाया एक छोटा सा, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो उसी कलर का था। अब वो कलर डाउन हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये संदेला टाइगर पन्ना में तो पाए जाते आपने महाराजा पुष्पराज सिंह की बात की, अगर ये कभी प्रोग्राम देखें तो मैं उनकी उस कोठी में गया हूँ, उनके पास एक, वो देख लेंगे, वो मेरे दोस्त के दोस्त हैं। एक ऐसा नायाब खजाना है, मुझे नहीं पता कि उनका ध्यान गया नहीं गया। आपको पता है जिम कॉर्बेट की जो पहली किताब आई थी, वैनिटीज ऑफ कुमाऊं, पहला एडिशन जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन ने निकाला था, उसमें उस समय के सबसे जबरदस्त वाइल्ड लाइफ के जो रेखा चित्र बनाने वाले जो थे, उनका नाम था रेमंड शेपर्ड। अच्छा, रेमंड शेपर्ड की पहली एडिशन जो था जिम कॉर्बेट का, अभी भी मिल जाती है, उसमें रेमंड शेपर्ड के वो बने हुए हैं। अच्छा, तो रेमंड शेपर्ड की वो जो बड़ी पेंटिंग्स हैं, वो पुष्पराज सिंह जी के उसमें वहां पे जो बांधवगढ़ में है, मैं तो देख के दंग रह गया। अच्छा, नहीं, बांधवगढ़ में लगी है कि रीवा में लगी? बांधवगढ़, मैं रीवा कभी नहीं गया। अच्छा, बांधवगढ़ में उनसे मेरी मुलाकात हुई, एक दो बार दिल्ली में मुलाकात हुई, तो मैंने देखा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर दिस इज ए ट्रेजर, खजाना है ये।
अपने आप में। रेमंड शेपर्ड जो है ना, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है हाँ हाँ वाइल्ड लाइफ में जो बुक्स के अच्छा लिए, अच्छा और खाली उन्होंने इंडिया के लिए नहीं, हम्म उन्होंने कई अफ्रीकन जानवरों का भी करा। आपके सब्सक्राइबर अगर थोड़ा गूगल सर्च करें उसको देखें, हाँ हाँ देखेंगे कि क्या वो चीज थी वो। नहीं, अगर आपके साथ कभी जाना हुआ, देखिए रीवा हाँ तो मेरा घर ही है हाँ हाँ और हमारे फोर फादर्स तो मतलब रीवा महाराज के राजवैद्य थे, अच्छा। तो उनके जमींदार थे, मतलब हमारे पास 2 गांव थे। तो अगर महाराज साहब से मिलना होगा तो बड़े आराम से मिलेंगे और उनसे डिस्कस भी, उनको भी हाँ पॉडकास्ट में लाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छी पर्सनालिटी है उनकी, 6 फुट 4 इंच के हाँ, है। हाँ, हाँ। यार बहुत कुछ हुआ। और मैं यहाँ बताऊँ आपको कि ये जो पन्ना में टाइगर्स को वापस लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है आपके जो रंगैया मूर्ति साहब, हाँ जो फील्ड डायरेक्टर है, और उनकी बदौलत हाँ काफी मेहनत हुई है। मेहनत हुई है। देखिए उसमें ना, जो नाम तो हमें लेना नहीं है, लेकिन जो सरिस्का में टाइगर हाँ। जिस व्यक्ति की वजह से गए, उसी की वजह से पन्ना में गए। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। 100 से ऊपर टाइगर एक ही व्यक्ति ने मारे, ठीक बात है। ठीक है। लेकिन उसमें जो आपने अभी कानून वाली बात बोली थी ना, कि जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे फादर एसडीएम होते हुए पटवारी ने बोला साहब शिकारी 15 है, उनके हाथ में हथियार हैं, हम एक जीप में जितने भी बैठे होंगे, 5-6 से ऊपर तो नहीं, 7 से ऊपर बैठे होंगे, वो वहीं मार देते। ना तो मोबाइल ट्रेसिंग सिस्टम था, कुछ था, पता भी नहीं चलता। तो बाहर जाके एक्शन लिया, लेकिन क्योंकि वो एसडीएम थे तो एक्शन लिया। एक फॉरेस्ट गार्ड जब जंगल में देखता है शिकारियों को, ठीक है ना, कई बार उसको देख के वो खबर देगा, लेकिन होता क्या है आपको बता दूं कि जो लोकल जहां पे ये एक्टिव होते हैं, इन ट्राइब की, मैं आपको एक बात बताऊं, फिर मैं वो बात पे आता हूं। इसमें मान लीजिए मैं भी उस ट्राइब से हूं, आप भी उस ट्राइब से हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मैं बुरा इंसान हूं, और आपने बोल दिया अच्छा तुम ये कर रहे हो, बताऊंगा, तो वो कहते हैं अगर बताया तो सोच लेना, इनका सिस्टम है बदला लेने का, फिर आपने बताया बचोगे नहीं। तो अगर वो प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस, अब मुझे पता नहीं ये कितनी सच है कितनी, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ। लोकल जब वो पहचान लेते हैं ना, अच्छा तुम्हारा नाम राम कुमार है, अच्छा, अब वो राम कुमार जब जाके खबर देगा ना, तो राम कुमार की आफत है, क्योंकि उसी ने देखा था। अब जो टीम तो आएगी, कभी इन्फॉर्मर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रॉब्लम क्योंकि क्या है, उनका खेल खत्म हो जाता है ना, वो आदमी उनका खेल हाँ, खराब कर तो देता मान लो मिल गए ना, तो अच्छा, तो भले ही वो देख के अनदेखा कर देगा, लेकिन इनको मालूम है कि अब अगर कोई आएगा तो इसके बताने पाएगा, पहले इसको धमका देते। प्रॉब्लम यह है कि इनको प्रॉपर हथियार, जैसे वहां पे AK-47 है, यहाँ 12 बोर की बंदूकें होती हैं, लेकिन गोली मारने का नहीं है, हवाई फायर करने का है कि भाई जानवर भगा दो। तो अगर आपके पास में, आप सोचो, जो अब एक गांव है, नाम मैं भूल जाता हूं इसलिए मैं गांव का नाम नहीं लेता कि कहीं गलत गांव का नाम निकल जाए, जबलपुर और मंडला के बीच में है, जो मैंने अपने ब्लॉग्स में भी चर्चा करी। वहां ना पुलिस वाले जाते थे ना फॉरेस्ट वाले जाते थे, क्योंकि इतने बड़ा सिंडिकेट था ना। भाई आप जा रहे हो 15 जवान लेके, उनके पास तो ऑटोमेटिक राइफल्स है। सर अब ये देखिए 90 के दशक में जो मेरे ख्याल से भारत का सबसे बड़ा पोचर था संसार चंद, उसी का नाम, वो कई सालों तक तो पकड़ा ही नहीं गया वो, तो वो 100 उसी ने तो मारे हैं। हाँ, तो हाँ उसका नाम देने में कुछ नहीं, क्योंकि हाँ, वो तो फिर जेल भी गया, फिर बाद में मर उसके और भी घर वाले लिप्त रहे हाँ, फिर इसमें कैंसर से मर गया वो। हाँ, केसेस चले। लेकिन मेरे को पता है क्या लगता है, वो खाली एक मास्क था, वो खोटा था, वो उसके पीछे जो थे दूसरे लोग थे। सर वो बता रहा हूँ, वो उनमें थे, जो मैं बता रहा हूँ ना, कि जो एक वो 10% मिलता है, हाँ, 90% में वो लोग थे। इसमें बड़े बड़े गैंग्स हैं, जो चाइना और दूसरे देशों में जाता है, जहाँ पे उनको इंडिया के गैंग्स हैं, जो कि वहां सप्लाई करते हैं, वहां से तो ऑर्डर आता है, क्योंकि इनके पास अपना जो सिंडिकेट है, जैसे फिल्मों में नहीं बताते कि एक जो विलन है वो ड्रग्स का धंधा कर रहा है ना, उसके और भी काम है कमाई के लिए, लेकिन वो सोसाइटी में उसकी इमेज एक बहुत बड़े धर्मात्मा की है। हाँ, तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन जो लोग अंडरग्राउंड है, जंगल, मान लीजिए नक्सलाइट्स हैं, कुछ भी है, उनका भी साइड बिजनेस है। वीरप्पन का क्या पोचिंग का नहीं था, वो चंदन का तस्कर था ना। अरे आपको पता है पूरे साउथ इंडिया में जो मेल और फीमेल टाइगर्स का रेशियो बिगाड़ने वाला सिर्फ वीरप्पन है। तो वो एक्चुअली बेसिकली वो जो वहां पे मेल टाइगर्स जो टस्कर्स इतने कम हो गए, उसने सब टस्कर मार दिए, सारे मार दिए, क्योंकि वो चंदन का करता था, आइवरी का करता था। हाँ हाँ, तो वो मखना हाथी बचे, हाँ, और टस्कर नहीं बचे। आज क्या है कि टस्कर मर गए तो मखना ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसका मेन बिजनेस था चंदन का तस्कर, साइड बिजनेस था पोचिंग, कि भाई जंगल में ही है। ऐसे ही ये जो जंगल में जो गैंग्स ऑपरेट करते हैं ये, और ऊपर वाले सेक्शन में जो करते हैं जहां चाइना नजदीक है,
वहां पे क्या मतलब, अब ड्रोन से की जाए या सैटेलाइट से अगर मॉनिटरिंग की जाए, ये ऑन फुट निकाल देते हैं। ये हवाई जहाज से नहीं जाती स्किल, ये जाती है ऑन फुट, कि पैदल जाएगा बंदा और टीम आ रही है, उसने वो लोकल ही है, छुपा दिया। जैसे अगर आपने रिफ्यूजी पिक्चर देखी है, अभिषेक बच्चन की थी, बिल्कुल देखिए, वो रन ऑफ कच्छ में जाता था, वो कबूतरबाजी जो मतलब लोगों को बॉर्डर पार कराना था, तो जा रहा है वैसे बैठ गया, तो पानी पीने लगे, साहब मुंह धो रहा हूँ, और फिर उन लोगों को छुपा दिया जमीन में गड्ढे बना के, जो भी तरीके थे। तो उसमें जो सीन था ना, तो ये जो इसमें जो ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, एक तो जनता अवेयर हो जाए कि अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो, आप समझाओ कि देखो भाई, जब तक टाइगर है आप कर रहे हो, तब तक तो आपको पैसे मिल रहे हैं, जब नहीं बचेगा किसी कारण से, फिर तो जीरो पैसे ना, फिर तो कोई नहीं पूछेगा आपको जो वहां से दे रहा है। ठीक बात है। लेकिन अगर आप इस लाइन में आ जाते हो कि आप उस टाइगर को दिखा के पैसे कमाओगे टूरिज्म लाइन में, तो टाइगर भी सिक्योर्ड हो गया, और बिना आपकी मदद के वो चाइना में बैठे लोग इंडिया का टाइगर नहीं मार सकते। ठीक कह रहे हैं आप। तो दोस्तों, वैसे तो आज सूरी साहब को कहीं जाना भी, अर्जेंट मीटिंग भी है, और हम तो बार बार मिलते रहेंगे। बिल्कुल। अभी ऑफिस में स्टूडियो को सेटअप प्रॉपर हो नहीं पाया, लेकिन बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। और फिर मैं एक बार बोलूंगा कि सूरी साहब के चैनल का नाम है टाइगर्स एंड बियॉन्ड, तो एक बार आप देखना, क्योंकि इनके जो पुराने एक्सपीरियंसेस नजर आएंगे। तो कितने वीडियो डाल चुके होंगे आप? मैं अब तक बहुत ज्यादा नहीं, 15 वीडियो डाले। चलो 15 है, तो जब आप डाल ही रहे हो ना, तो हर हफ्ते का एक वीडियो हाँ। रहता है मेरा। तो अभी अच्छा, आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो ज्यादा पीछे के नहीं देखने पड़ेंगे फिर नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा पॉडकास्ट विवेक साहब। मुझे भी कहना है कि आप इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं, एक आपके जो प्रोग्राम्स के अंदर एक स्वच्छता, एक नोवेल्टी दिखती है, और एक बहुत सेंसिबल ढंग से आप जो करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के यूट्यूबर्स और आएं, ताकि एक एनवायरनमेंट को लेके हमारी यंग जनरेशन के अंदर एक अवेयरनेस हो, जागृति हो। इसके लिए आप जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी और करते रहेंगे। तो चलिए सूरी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।